जी नमस्कार, स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। मैं लाइव हो चुका हूँ, क्या ज़रा बताइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिन मंत्र में। और आज का टॉपिक है आपका क्रिया। हमने सर्वनाम पढ़ लिया पूरा और अब है क्रिया। तनिका आ चुकी हैं, और कोई है तो जल्दी आइए, बहुत जल्दी स्पीड से आ जाइए, फिर शुरू करें क्योंकि बड़ा टॉपिक है, 2 क्लास में जाना है और 2 में कवर करेंगे इसे हम किसी भी तरीके से। क्रिया इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ब, और क्रिया हमारी हिंदी में बहुत है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, है ना। तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कई क्रियाएं पूछेगा आपको, ज्यादातर पूछेगा सकर्मक अकर्मक। तो शुरू करते हैं, इसे कहें क्रिया, और फिर सीधा प्रकार पे आएंगे इसको। आ जाओ पूजा, चलो शुरू करें। पहली बात सुनो, पहली चीज, क्रिया अविकारी शब्द है या विकारी? तो याद रखना एक चीज, हमेशा ध्यान रखो, हमारी हिंदी में कुछ शब्दों को हम पहचाने थे, अरे ये तो इसमें विकार आएगा, परिवर्तन आएगा। जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए, किसके बेसिस पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, समय के आधार पर बदल सकते हैं हम शब्दों को, अभी बताऊंगा। ये ना विकारी शब्द है, पहला तो ये याद रखो, विकारी शब्द, अविकारी नहीं, विकारी। इन शब्दों में बदलाव होता है। विकारी शब्द, विकारी शब्द है पहली बात। आ जाओ, विकारी शब्द, अभी अभी क्लास शुरू हुई है, जल्दी आओ। विकारी शब्द, अच्छा विकारी कैसे? जैसे मुझे बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं क्या चलना क्रिया है, तो हम कहते हैं जिसके पीछे ना आ रही है ना वो क्रिया मानो अभी। जैसे चलना, जाना, खाना, रोना, हंसना, पीटना, धोना, मारना क्रिया है ना। सोना क्रिया है, गोल्ड नहीं, नींद लेना, सोना, तो ये क्रिया है। फिर कई बार पूछते हैं क्या ये शब्द बदल सकता है, तो मैं तो बदल दूंगा। कई बार मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, चला, कई बार और बड़ा कर दूंगा, चलेगा। और बताओ ये क्रिया लिंग के आधार पर भी बदलती है। जैसे चलना, जैसे चलना की जगह कभी कभी क्रिया और भी बदलते हैं हम, चलता बदल तो दिया, और चलता का कर लेते हैं चलती, तो क्रिया तो बदल गई भाई। ये बदले लिंग के आधार पर। और ये दोनों क्रिया वर्तमान में है, प्रेजेंट में ही है। चलता है, चलती है, और चलना, चला, चलेगा, है ना। समझ में आया? कभी कभी क्रिया काल के आधार पर भी बदल जाती है, समय के आधार पर भी बदल जाती है, इसलिए क्रिया विकारी है, अविकारी नहीं है। पर एक शब्द मैं दूं, चलो बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, शायद, तो ये विकारी नहीं है, ये विकारी नहीं है, ये है अविकारी। ये ऐसा शब्द है, ना तो लिंग के आधार पर बदल सकते आप इसे, ना वचन के आधार पर बदल सकते, ना काल के आधार पर बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये बदलता ही नहीं है, ना तो शायदा, ना शायदी, ना शायदे। शायद शायद ही रहता है। ना ये मेल है फीमेल है, मेल फीमेल के आधार पर बदल नहीं पाओगे अब इसे। वचन के आधार पर भी नहीं बदल दोगे, ना समय के आधार पर बदल पाओगे। फिर अचानक एक और शब्द देगा, अचानक। कई लोग इसे कहते हैं ये विकारी है। समय के आधार पर शब्द सोच रहा होता अचानक, पर अचानक समय नहीं है। अगर समय है तो समय के आधार पर दूसरा बताओ। ना तो अचानका, ना अचानकी, ना अचानके। ये ऐसा शब्द है जो स्थिर है, जो स्थिर रहेगा वो अव्यय अविकारी शब्द है। लेकिन जो बदल लेंगे वो है विकारी। पहली बात तो ये सीखी, क्रिया, मैंने बताया भी क्रिया विकारी है। क्रिया क्या है? विकारी है। कमेंट तुम्हारे ना पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वापस, या तो मुझे लगाने नहीं आते, उल्टे सीधे चलते रहते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई, चलो ठीक है, ध्यान से सुनो ममता। आगे है क्रिया। अब सुनो, मान लीजिए मेरा इंटरव्यू और मुझसे पूछा जाए कि भाई तुम हिंदी पढ़ाते हो तो ये बताइए, क्रिया की लंबी लंबी परिभाषा मत दो, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा जो होती है क्रिया की। तुम क्रिया को कम से कम शब्दों में बता सकते हो, किसे कहें क्रिया, या एक शब्द में बता सकते हो? तो मैं कहूंगा जी एक शब्द में तो क्रिया नहीं है, कम से कम मुझे 2 शब्द चाहिए। लेकिन कई बार किताबों में एक ही शब्द में क्रिया लिखी होगी, पर वक्त, यकीन करें, क्रिया को कम शब्दों में अर्थ जानना चाहो, कम से कम 2 शब्द तो चाहिए। जैसे मैं करूं, कई बार ना किताबों में लिखा होगा कार्य, कार्य माने काम, काम को ही क्रिया कहते हैं, वर्क को ही क्रिया कहते हैं। पर इंग्लिश में वर्क को क्रिया नहीं कहते, एक्शन को कहते हैं, जो वो वर्क हो जाता है। तो देखिए कार्य का अर्थ क्रिया ही है अगर देखा जाए, पर पता है इसमें छोटी सी और चीज बढ़ा रहा हूं, कार्य का होना। जब कोई कार्य हो जाता है तब होता है एक्शन, हो गया कार्य का होना। बेटा आप सिलेबस, तुम सारा, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्रिया का टॉपिक पूछ लेंगे तुम्हें, कोई क्रिया का उदाहरण पूछ लेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। तो क्रिया का अर्थ कार्य नहीं है, कार्य का होना, ये क्रिया है। जैसे तो बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चलो किसी को क्रिया आए ना आए, मैं तुमसे एक शब्द पूछने जा रहा हूँ, बताओ। राम घर गया, बताओ इसमें क्रिया कहाँ है? जल्दी से बताओ, इसमें क्रिया कहाँ है? पहले बताओ, ये शब्द है या वाक्य? वाक्य है ये।
वाक्य तो बताओ, क्रिया कहाँ है? सरल वाक्य है, पढ़ा चुके हैं वाक्य, बताइए। राम घर गया, क्रिया कहाँ है? अरे बड़ा आसान है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ व्याकरण के हिस्से आ रहे हैं बच्चे, एक पहली वीडियो है, उसकी सिलेबस बना के डाल दूंगा, उसमें उसे देख लेना। अभी आप पढ़िए, क्रिया पूछा गया तुम्हारे पेपर में, इसमें ना सबने बताया होगा गया। एक तो एक जान लो, जब भी वाक्य लिखा होगा तो क्रिया पहले नहीं लास्ट में अंत में होती है। अच्छा, जब मैं पूरे वाक्य को पढ़ूं तो ऐसा लगेगा कोई काम हो गया है। जैसे मैं बोलूं राम घर गया, तो बताओ आया या गया? गया, एक एक्शन हो गया, राम घर गया, क्रिया हो गई, राम तो घर चला गया, ठीक है ना। फिर मैं इसमें से अगर ये हटा लूं तो क्या अब भी कोई काम हो रहा है? अब कोई काम ही नहीं हो रहा, राम घर कोई काम नहीं हो रहा है। ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, क्रिया है ही नहीं इसमें। और फिर मैं जैसे लिखूं गया, तो फिर काम हो गया, गया क्या ये क्रिया है? यही शब्द ऐसा है जो ये बता रहा काम हुआ। और सुनो, अगर मैं ये हटा दूं तब भी सफिशिएंट वर्ड है, गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देगा वो, गया, गया, गया। बताओ ये तीनों क्रिया है या एक ही क्रिया है? गया, 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 तो ये तो गलत सा सेंटेंस है। हमारी हिंदी में वो क्रिया पहले नहीं होगी, अंत में। सिर्फ ये क्रिया है, सिर्फ यही क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये नाम है किसी का, मैं तो नाम मान रहा हूं। गया, गो टू गया, मैं कभी, ठीक है ना। राम राम, गया, और गया, गया, गया स्थान का नाम है, बिहार में है। अरे गया, गो टू गया, इंग्लिश में करेंगे नहीं करेंगे? तो देखिए ये करता है, ये क्रिया है, क्रिया तो ये है, सही है। बात समझ में आई या नहीं आई? कभी भी वाक्य में क्रिया पहचानो तो अंत में होती है, और बिना वाक्य की क्रिया नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। बिना वाक्य कोई वाक्य है ना, अगर उसमें क्रिया नहीं है तो वो वाक्य भी नहीं माना जाएगा, ये भी मान के चलो। इस सेंटेंस में गड़बड़ नहीं है, इंग्लिश में लिख देंगे गया, गो टू गया, वो तो सही है। तो ये तो पहचानो, नाम तो कुछ भी हो सकता है किसी का, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज ऐसी बता रहा था, तुमने पहचान लिया। जो शब्द किसी काम के होने की बात करेंगे, जिनसे किसी काम के होने का पता लगेगा, वो है क्रिया। तो मैं बस सीधा परिभाषा दे रहा हूं, और फिर वो पढ़ेंगे जो आ रहा है। चलो परिभाषा देखो। अगर कभी पूछा जाए कि किसे कहें क्रिया, अर्थ क्या है क्रिया का, तो अर्थ लिखने जा रहा हूं, देखो। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, बस करते जाओ, जो, ऐसे शब्द जो किसी, किसी कार्य के होने का, होने का, यही इसकी परिभाषा है, इतनी। ऐसे शब्द, ये याद रखना है तुम लोगों को। क्रिया ना ढूंढ के बतानी है कहाँ है, इतना बड़ा वाक्य लिखेगा, तुम्हें जज करना है क्रिया, और ना जज करो तो लास्ट में ही है क्रिया, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने, होने का बोध, बोध माने जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में कहते हैं क्रिया। उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ये थी परिभाषा। क्रिया पता है? अरे क्रिया तो वो शब्द है जिनसे हमें यह पता लगता है कि कोई काम हुआ है। तो जो शब्द किसी काम के हो जाने की बात करेंगे वो क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के होने का संकेत मिलेगा वो भी क्रिया है। और कार्य के हो जाने को ही क्या कहते हैं? क्रिया। जितने शब्द ये बताएंगे काम हुआ है, वही क्रिया है। इसे कैसे ही लिख लो, ठीक है ना। तो जो शब्द किसी कार्य के होने की बात कर जाए वो क्रिया है। अब तुम्हें पता है आएगा यहां से। पहले बताओ यथा का मतलब क्या है? यथा का मतलब है जैसे। कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे। अब सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा उदाहरण दूं कि तुम पहचान लो, अरे सर ये तो क्रिया, ये समझाना है। तो देखिए मैं कुछ क्रिया लिखूं, तुम कहोगे ये सब क्रियाएं। जैसा मैं लिखूं जाना, आना, जाना, आना, रोना, रोना, देखना, खेलना, खेलना, कूदना, लिटना, पढ़ना, सोना, है ना, मारना, पीटना, तैरना, उड़ना, ये क्रियाएं हैं। और हम छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताते हैं कि जिन शब्दों के पीछे क्या आ गई? क्रिया, ना आ गया, वो क्रिया है। जिन शब्दों के पीछे क्रिया आ गई, ना आ गया, वो क्रिया है, ऐसे बताते हैं। तो बताओ क्या ये भी क्रिया है? मैं कई बार ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में। नाना, क्या ये भी क्रिया है? नाना भी क्रिया है। एक्शन वर्ड है सारे, इंग्लिश में एक्शन वर्ड पहचानते हैं इंग्लिश वाले लोग। नाना, नाना क्रिया नहीं है, क्योंकि नाना तो मुझे दिख जाएगा। मेरे मम्मी के पापा को मैं नाना कहूंगा, और वो फिर हमें चीज दिलाने जाएंगे कि नाना जी चीज दिलाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को।
हमें मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे, ठीक है, बस धोती खींचते रहते थे उनका, और वो नाना। अब सुनो, ये क्रिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ना तो आ रहा पर क्रिया है ही नहीं है। पर बताओ, अगर मैं लिखूं गया, क्या ये क्रिया है? तुम कहोगे हाँ गया ये क्रिया है, पर इसके पीछे तो ना नहीं आया। अब एक कहानी तुम्हें गड़बड़ हो गई, ये तो गलत है कि जिसके पीछे ना आए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, चाहे ना आए या ना आए या कोई और शब्द आए, तुम ये कैसे पहचानोगे ये क्रिया है? ये सीखना जरूरी है। अभी तक मैंने जितने शब्द, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जाना ये क्रिया है। और ध्यान ध्यान रखना, जाना हम प्रेमिका भी को भी कहते हैं, और जाना कहते नहीं कहते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो संज्ञा का भी वर्ड है। लेकिन अगर तुमसे पूछे क्या ये क्रिया है, तो हाँ है। क्या ये संज्ञा है, तो संज्ञा भी काउंट कर सकते हैं इसे। ये तो वाक्य के अर्थ पे टिकेगा, हिंदी तो सारी अर्थ पे टिकी है। नाना क्रिया नहीं है। लेकिन अब पहली बात ये समझ में आई कि तुम ये कैसे पहचानो। देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द देता हूं, बताओ, पहले मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये बताओ, ये क्रिया है? तला क्रिया है? पहले बताओ सभी बच्चे। मैं तुम्हें पहली चीज क्या सीखनी है, प्रकार तो बाद में छांटो। तुम्हारे सामने किसी ने शब्द डाल दिया, तुम जज कर लेते हो ये क्रिया है या क्रिया नहीं है। परिभाषाएं सबको पता होंगी। ये कैसे करोगे? पहले बताओ सभी लिख के, तला क्रिया है? देखें आज कितने बताओगे। तला क्रिया है? क्या तलना ही क्रिया है या तला भी क्रिया है? नहाना तो क्रिया है, बिल्कुल नहाना क्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहा लिया तो क्या काम हुआ? लिया या नहा लिया? नहाना क्रिया है। एक 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 लड़का है, मैं नहा लिया, मैंने अंगूर लिए, लिए माने कि अंगूर ले लिए, पर मैं नहा लिया, मैं नहाने को ले लिया, या नहाना ही क्रिया है इसमें? पहचानो। अब एक बच्चे ने कहा, डिंपल ने, नहीं ये क्रिया नहीं है, और मैं कहता हूं ये क्रिया है। कैसे? चलो बताओ। मैंने समोसा तला, क्या क्रिया है ये? तलना ही क्रिया है या तला भी क्रिया है? एक तो बड़ी मुश्किल चीज आई है, ये कैसे सीखो? तला नहीं है, तलना नहीं है, ये क्रिया, ये है। मैं अगर चाहूं तो 1 मिनट में बता दूं, पर मैं जानबूझ के देना चाह रहा हूं। जब तक आप ना हिंदी को समझोगे नहीं, हिंदी में सब कुछ रीड करना रटना नियम ही नहीं है। हिंदी का एक सिरा अगर पकड़ लिया ना तुमने, तो सारा सुलझ जाएगा। फिर तो तुम कितनी किताबें पढ़ लोगे, पर तुम किताबों को रट रहे हो, तुम पहले से सिरे को ही नहीं समझ रहे हो क्या है? बताओ इसमें क्रिया कहाँ है? चलो देखो, आप सब बताएंगे। इसमें क्रिया क्या है? तला। अरे काम तो, अरे मैंने समोसा तला, मैंने तो काम कर दिया, और तला हटा दूं तो क्रिया नहीं हुई। मैंने समोसा, क्रिया तो लगाऊं? क्रिया है ये, क्रिया है ये। लेकिन पता है, तलाना बॉटम को भी कहते हैं, जग का तला, तो ये क्रिया भी हो सकती है। और कहता हूं जग का तला, ये जग का तला, बॉटम को भी कहेंगे, ये संज्ञा भी है, ठीक है ना? ताला नहीं लिखा है, तला लिखा है बेटा। ताला क्यों कह रहे हो? तला, मैंने तो तला लिखा था। आगे देखो, अब सुनो, पहली चीज समझो। कोई भी शब्द तुम्हारे सामने हो, और तुम्हारे सामने कोई शब्द आए और कैसा ही लिखा हो, तुम ये कैसे जज करोगे ये वर्ब है? तो देखो, वर्ब या क्रिया कैसे छांटी जाती है हिंदी में। हमारी हिंदी में जब भी कोई शब्द क्रिया होता है ना, तो हम उसमें ना धातु शब्द पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? अब ये धातु क्या होता है, धातु शब्दों से जज कर लेते हैं क्रिया है। धातु किसे कहते हैं? कहते हैं, पहले मैं प्रश्न दूंगा फिर बताओ। धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को, धातु किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया का मूल रूप, मूल माने असली रूप, शुरुआती रूप, मूल रूप। क्रिया का जो मूल रूप है ना, वो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया धातु से, शब्दों से बनी है, अगर धातु नहीं होती तो क्रिया नहीं बनती। अब ये धातु क्या है? इंग्लिश में एक धातु को ना इंग्लिश में कहते हैं रूट वर्ड। रूट क्रिया का सबसे छोटा रूप, बिल्कुल क्रिया का छोटा रूप नहीं, ये सब बोलते हैं छोटा रूप भी कह सकते हो, सही है, लेकिन क्रिया का असली रूप, ओरिजिनल रूप, यही है क्रिया। और तो सब चिपका रखे हैं उल्टे सीधे, उनका अर्थ क्रिया नहीं होता। जैसे बताओ मूल रूप, जैसे मैं तुम्हें एक शब्द बताता हूं, देखो ऐसा समझो। अगर मैं तुमसे कहता हूं चलना, एक शब्द दिया मैंने चलना, तुम कहोगे तैरना, उठना, चलना ये क्रिया है। पर पता है असली में ना इसमें मूल शब्द क्या है, धातु शब्द क्या है? तो देखिए, मूल शब्द है इसमें चल। मूल शब्द क्या है? चल। और इसमें ना पीछे ना प्रत्यय जोड़े हैं, ना प्रत्यय पीछे जोड़ के क्रिया बनाई है। ना प्रत्यय, क्रिया प्रत्ययों को जोड़कर ही बनाई बाद में हमने, है ना? इन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं है, पर अर्थ इसका है। अब एक काम करो, आप यकीन करो, ना हटाऊं तो देखिए यही एक्शन वर्ड था, इसी का अर्थ क्रिया है, यही क्रिया है, यही एक्शन होगा इससे। जैसे देखो, जितने शब्द ना है ना, मैं इनमें से ना शब्द हटाऊं, इनमें से ना शब्द हटाऊं,
तो सबका अर्थ है। देखिए मैं बोलने जा रहा हूं किसी को, ना नहीं बोलूंगा, सिर्फ आगे का शब्द बोलूंगा, जा, हो जाएगा। जा, आ, उठ, बैठ, सो, सोता, सोना, सोएगा, इसमें मूल धातु ही है। उड़ तो उड़ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा, गिर तो गिरेगा ही, तला तो तले, ठीक है या नहीं है। अच्छा किसी को तल, तो तल, अब तल में ना भी लग सकता है तो भी क्रिया बनेगी, आ लग देगा तो भी। संस्कृत में पढ़े हो ना भावना, संस्कृत में ही तो हिंदी निकली संस्कृत शब्द से है, ठीक है या नहीं है। आ भी लग जाएगा तो भी है, आना भी लिख देगा, तलाना है ना, ये भी हो जाएगा, क्रिया है। तो कभी कभी ध्यान रखना, जब भी क्रिया का शब्द, अजीब सा शब्द है दौड़ना, तो दौड़ एक्शन होगा, ये क्रिया है या नहीं है, ये है धातु शब्द। क्या समझ में आया। जब भी कभी क्रिया, और पता है जो धातु है ना वही एक एक्शन है, वही क्रिया है, वो नहीं है ना तो क्रिया बनेगी नहीं, असली रूप यही है क्रिया का। अब सुनो, किसी को ये बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, मैंने लिख दिया ये, ठीक है। और तुम्हें ऐसे भी लिख देगा दिखाई, फिर पूछेगा ये क्या, ये क्रिया है। कभी कभी बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ना समझ में आया तो देखो दिखाई को ना अगर तुम किसी सेंटेंस में लास्ट में लगा दो तो फिर ये वर्ब होगा। जैसे देखिए, मैंने उसे फिल्म दिखाई, इसमें क्रिया कहाँ है, तो तुम कहोगे यही है, यही एक्शन है, इसे हटा लूंगा तो कोई क्रिया ही नहीं हो रही। मैंने उसे फिल्म दिखाई तो काम तो कर दिया मैंने। तो दिखाई भी क्रिया है, पर इसमें देख मूल शब्द है, दृश्य धातु है अगर देखा जाए, ठीक है या नहीं है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। कुछ आए ना आए तो मैं यूं बताना ये रही क्रिया, बस। फड़फड़ाना क्रिया है ये, ठीक है। चलो, फड़फड़ाना है, कोई एक्शन होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब सुनो, किसी को ये बात आई हो समझ में या नहीं आई, अब तुम्हें क्रिया कहां से आएगी, तुम्हें क्रिया यहां से आएगी जो अब मैं करूंगा। उसमें डी, ना 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 ना, देखो भावना, देखो डिमोटिवेट मत हो, डिमोटिवेट मत। मैं तुम्हें खुद कराऊंगा प्रैक्टिस, अभी मैं शुरू करूंगा तुम्हारा कोर्स, जैसे मैं सारे टॉपिक करा लूंगा ना, फिर मैं खुद 2-3 प्रैक्टिस लेता हूँ। तुम एक काम करोगे, तुम्हें ना डीएसएसबी का पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन जब हमारे द्वारा कोई मॉक टेस्ट लिया जाता है या कोई मॉक टेस्ट देते हो, तो हर कोई संस्था मुश्किल इसलिए देती है कि ताकि आप उसकी प्रेजेंस को पहचानो। हम ही लोग तुम्हें आसान टेस्ट दे देंगे ना, तो तुम्हें लगेगा अरे कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है। यही एक धार, टेस्ट को देख के आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो, आप टीचर को देखते ही नहीं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, उसको नहीं देखते कई बार आप। आपको क्या देखना, कम में पैसे में मिल रहा है और टेस्ट है तो कर लोगे। सारी दामदार ना तुम पर ही छोड़ा है, तुम पढ़ोगे तभी वो टेस्ट क्वालिफाई करोगे। लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़रूरी है, एक कोचिंग का ऑरा होता है, उसे देखना ज़रूरी है, ठीक है ना, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो ध्यान से करो, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लो तो हो जाएगा, पर हो जाएगा टेस्ट, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी में तो तुम्हें चिंता ही नहीं करनी, हिंदी कोई, मैं कहता हूँ हिंदी सबसे आसान पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो तुम्हें यहाँ से आएगा क्रिया, तुम्हें ना क्रिया यहाँ से आने वाला है। अब क्या आएगा क्रिया पर, तो मैं लिखने जा रहा हूँ। तुम्हें पूछेगा क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार, ज्यादातर प्रश्न इस पे आएंगे, क्रिया के टाइप्स पे, क्रिया के प्रकार पर। तो मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ यहीं पर, अगला पार्ट ले लेता हूँ। तुमसे पूछेगा क्रिया के प्रकार, कि जब तुम्हारे सामने कोई क्रिया हो या वाक्य के अंदर कोई क्रिया हो तो उसका भेद पूछ लेगा कि भाई क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अमूमन कभी भी प्रश्न आए ना कि क्रिया कितने प्रकार की है, तो क्रिया मूल रूप से हम दो मानते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ये तो मैंने क्रिया का प्रकार। लेकिन जब हम क्रिया का प्रकार निकालते हैं तो कई आधार हैं उसके, कई तरीके से हम कई तरीके से हम कई तरीके से हम क्रिया को निकालते हैं, कई तरीके। तुम्हारा पेपर मैं कह रहा हूँ ना, तुम सारे पास हो जाओगे, टेंशन ना लो बस, क्योंकि जो हम कराएंगे देख लेना, इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। क्रिया के प्रकार, इससे बाहर आता ही नहीं है। क्रिया के भेद या प्रकार। अब सुनिए, अभी मैं क्रिया के भेद और प्रकार नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं सबसे पहले क्रिया को पहचान का तरीका बता रहा हूं, कि जब हम किसी सेंटेंस में कोई क्रिया आती है और पहचानते हैं, तो उसको हम कई तरीकों से पहचानते हैं। मैं सिर्फ दो तरीके बता रहा हूं यहां पर। कभी 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 क्रिया कभी कभी जो क्रिया है, सुनो, कभी कभी जो क्रिया है, हाँ, कभी कभी क्रिया को ना हम कर्म के आधार पर पहचानते हैं। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कभी कभी, ध्यान से सुनना, कभी 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 क्रिया को हम काल के आधार भी पहचानते हैं। किसके आधार पर, काल के आधार पर, समय के आधार पर। ध्यान से सुनना, नहीं मैंने कोई नहीं लिखा, मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया,
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कुछ टेस्ट ना वैसे प्रोवाइड कराऊंगा। कर्म और क्या लिखा है, काल, काल के आधार पर ही लिखते हैं, लेकिन मैं आज कर्म के आधार पर पहले बताऊंगा। और क्या लिखा है, काल। ध्यान से सुनना। एक काम करो, एक मैं और लिख रहा हूं, अर्थ। और देखिए एक छोटी सी चीज और लिख रहा हूं, वाच्य। मैं ये सारी चीज बता रहा हूं, पर ये दोनों टॉपिक मैं अलग बताऊंगा। एक तुमने काल पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर ये टेंस जब पहचाने जाते हैं तो वर्ब को देख के पहचानते हैं। प्रेजेंट में, अच्छा बताओ प्रेजेंट किसे कहेंगे, जिसमें कर्ता आएगा या क्रिया वर्तमान में होगी। एक होता भूतकाल, जिसमें क्रिया बीत जाएगी। एक होता भविष्य, जब काम भविष्य में होगा। ऐसे तो पहचानते हो, काल के आधार पर भी क्रिया होती है। और एक होता है वाच्य। वाच्य का मतलब होता है ग्रेटनेस, प्रधानता, बड़ापन, प्रधानता। कभी कभी ये देखा जाता है, कभी कभी ये देखा जाता है कि इस जिस वाक्य के अंदर क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार चल रही है या कर्म के अनुसार चल रही है या किसी के भी अनुसार नहीं चल रही है। यानी अगर क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो वो कर्तरीवाच्य होता है, उसमें कर्ता की प्रधानता ज्यादा होती है पूरे वाक्य में। कभी कभी कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, तब कर्म प्रधान होता है। कभी कभी क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार चलती, कर्म के, कभी कभी इंडिपेंडेंट रहती है, तब उसमें क्रिया प्रधान होता है। तुम बस इतना जान लो, कभी कभी ये देखा जाता है सेंटेंस में इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है, किस सब्जेक्ट की है। भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम के लिए निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, ये देखना पड़ेगा भाई मुझे, ठीक है ना। कर्म, काल, अर्थ और क्या लिखा है, वाच्य। तो मैं तुम्हें ऐसा कर रहा हूं, मैं दो चीज बताऊंगा क्रिया में। मैं ज्यादातर इसे अलग से पढ़ाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं क्रिया के बाद ये दोनों टॉपिक दोनों साथ में ले लूं। सुनो, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की। अब लिख रहा हूं मैं टाइप्स, प्रकार अब लिख रहा हूं। अगर किसी वाक्य के अंदर तुम कर्म को देख रहे हो, क्रिया तो है पर उसके साथ कर्म को देख रहे हो। अगर क्रिया के साथ कर्म है तो क्रिया दो भागों में बढ़ जाएगी सारी क्रियाएं। एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। इसका एक उदाहरण मैं ऐसे करके समझाता हूं, सुनो। अगर मैं तुमसे कहता हूं राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, तो बताओ इसमें कर्ता कौन है, कर्ता है राम, सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। फिर राम ने क्या काम किया, राम है या खाता है। अगर मैं सेब हटा लूं तो अब भी क्रिया हो रही है, राम तो खाता है। और सेब क्रिया नहीं है, सेब तो दिखाई देता है, जो दिखता है वो संज्ञा है। तो राम खाता है, पर क्या खा रहा है, सेब। कहते हैं करता है ये क्रिया है, ये वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम कर्म कहते हैं। कहते हैं कभी कभी क्रिया को ऐसे देखते हैं कि क्या इसके साथ कर्म है या कर्म नहीं है। अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और कर्म नहीं है, अभी ऐसे मान लो अगर कर्म नहीं है इस क्रिया के अंदर, तब वो कौन सी है, अकर्मक, है ना। यानी किसी भी क्रिया को हम ये देखते हैं क्या उसके साथ कर्म लगा है या कर्म है ही नहीं उसके साथ। बताओ, ये लिखा कर्म, आ माने हाँ या नहीं, नहीं, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है, और जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो है सकर्मक। अभी ऐसी पहचानो तुम, ठीक है, अभी ऐसे पहचानो। एक चीज और मैं कर रहा हूं अभी, यही ये करेंगे दोनों। एक काम और करो, छोटी सी चीज बता दूं। कभी कभी जब क्रिया के साथ कर्म आता है, क्रिया भी होती है और उसके साथ कर्म होता है, मान लो, तो सकर्मक ना दो प्रकार की दिखती हैं। सकर्मक दो, एक होती है सकर्मक, एक कहते हैं एकर्मक। एक कर्मक, अभी इतना जानो, सिखाऊंगा अभी मैं, पहले इसे इसका स्ट्रक्चर ढांचा बना लूं मैं, फिर एक एक करके कराऊंगा। जा को रो यही धातु है। हाँ, चलो चलो चलो। जागृति गए सर, मेरा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। सपना मैं क्वेश्चन बता दूंगा तुम्हारा ये, ठीक है ना। इसमें ग्रंथ में पढ़ना पड़ेगा ये थोड़ा सा। एक कर्मक, और पता है आपने अगर लिटरेचर का टॉपिक ले रखा है ना आपने, ये हमारा साहित्य का टॉपिक ले रखा है। देखिए मुझे ना कभी कभी कई सारे प्रश्नों का ना जवाब देना भी जवाबदेही नहीं होनी होती। क्यों, क्योंकि हम कहीं बंधी हुई चीज़ों में पढ़ा रहे हैं। हम किसी के एरिया में घुसेंगे नहीं, पहली बात ध्यान रखना। और ना अपने एक और से ज़्यादा बता सकते, क्योंकि हम जिस टॉपिक कोर्स को पढ़ाना है वही पढ़ाएंगे। तुमने अगर यहाँ मेंस की क्लास ले रखी है, लिटरेचर की क्लास ले रहे होगे आप किसी ना किसी से, उनसे ये जैसे किसी ग्रंथ में किसी ने क्या कहा है, कैसे कहा है, ये उनकी बात पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मेंस सब्जेक्ट के टीचर से पूछोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम किसी के एरिया में जाना दूभर होता है, एक तरीके से मान के चले, ठीक है ना। एकर्मक, एकर्मक को कहते हैं कि जिस क्रिया में कर्म तो है पर एक ही कर्म हो, उसे कहते हैं एकर्मक क्रिया। लेकिन सकर्मक में कर्म तो आएगा पर एक नहीं, कभी कभी दो दो भी आते हैं, तो एक होती है द्विकर्मक क्रिया। अभी मैं सिर्फ ढांचा बना रहा हूं, इसे समझो।
तो तुम्हें एकर्मक भी सीखनी है, तुम्हारे सामने एक वाक्य दे देगा, पूछेगा ये अकर्मक है या सकर्मक, और अगर सकर्मक है तो पूछेगा ये कर्मक है या द्विकर्मक, ऐसे पूछ सकता है। मेंस का नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा, फिर तो तुमने किसी एग्जाम का दिया, मैं कर दूंगा, देख दे दूंगा, चलो कोई नहीं, बता दूंगा। अच्छा देखो, मैं इसको भी बता रहा हूं, पर मैं अभी इसको नहीं करूंगा, पहले मैं ये दोनों टिक करेंगे, देखेंगे क्रिया को हम फाइनल जब करेंगे तो पता है ये दोनों पहले कराऊंगा, इसके बाद ये और ये भी ले लेंगे। अच्छा देखिए, काल, काल के आधार पर काल 3 प्रकार का होता है। कभी कभी काल के आधार पर भी क्रिया पहचानी आती, तो काल मैं यही ले रहा हूं। एक होता है वर्तमान काल, ये अलग से चलाएंगे हम। एक होता है भूतकाल, इसे हम बाद में लेंगे, बाद में मतलब कि ये वाले टॉपिक में बाद में लूंगा। और एक होता है भविष्यत काल, ये भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है। पर इन कालों को भविष्यत काल, भविष्यत काल, इन कालों को भी पहचाना जाएगा और इनके भी भेद हैं, ये भी करेंगे हम, ठीक है नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो, आगे है अर्थ के आधार पर। कभी कभी क्रियाओं को हम अर्थ के आधार भी पहचानते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया कई प्रकार का अर्थ देती है, वैसे कई बार इसके अर्थ के आधार पर मुख्य भेद 5 माने गए हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया होगी जो तुम्हें पढ़नी है। पहली है सामान्य क्रिया, इसका अर्थ निकाल के बताते हैं, प्रयोग के आधार पर बताते हैं इस्तेमाल करके। सामान्य क्रिया आज मुश्किल सी लग रही होगी क्रिया, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, पढ़ाऊंगा। एक होती है सामान्य क्रिया, ठीक है, एक होती है सामान्य क्रिया, एक होती है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब कहते हैं, संयुक्त क्रिया, ठीक है। एक तीसरा है, एक तीसरी क्रिया का नाम है, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, पूर्वकालिक के कई भेद हैं, इसमें एक तात्कालिक क्रिया इसी के अंदर आती है, पर अब आप लिख लीजिए पूर्वकालिक क्रिया। एक चौथी क्रिया का मैं नाम लिख रहा हूं इसमें, और प्रेरणा अर्थक क्रिया, प्रेरणा अर्थक क्रिया, ठीक है। और एक और है, एक और है जो मुख्य में मानते हैं हम लोग, एक और है, एक और है जिसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक। अभी मैंने ये 5 लिखी, नाम धातु क्रिया। जागृति जा रहा है, पूछ लो कुछ पूछना हो, तुम्हारे कमेंट भी पढ़ रहा हूं, बताइए, ठीक है। जागृति सर जी, हाँ पूछो पूछो, कमेंट जा रहा है, कमेंट जा रहा है तुम्हारा। तो मैंने ये अर्थ के आधार पर बताया, अब आती है वाच्य, पहले ये बता दूं। अच्छा देखो, एक वाच्य के आधार पर भी क्रिया है। वाच्य के आधार पर वर्ब क्रिया से ही वाच्य पहचाना जाता है, तो 3 प्रकार का वाच्य हो जाता है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक है कर्तृवाच्य। कभी तुमने वॉइस का नाम सुना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कोई? एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा एक होता है कर्मवाच्य। ये पढ़ने हैं तुम्हें, आ जाता है पेपर में, तुम्हारे पेपर में किसी ना किसी एक भाग पे आएगा। क्रिया के पक्ष भी हैं, क्रिया का पक्ष भी पूछेगा तुमसे, क्रिया किस पक्ष की ओर झुक रही, वो अलग है, वो वाक्य के आधार पर जज करेंगे हम। और एक और है, एक होता है भाववाच्य। बात समझ में आ रही है? ये है क्रिया का सारा स्ट्रक्चर। हालांकि कभी कभी क्रिया में पक्ष भी पूछे जाएंगे, क्रिया का पक्ष बताइए, वाक्य का पक्ष बताइए। पहले तो देखो मैंने ये करा है, तुम्हें इससे ज्यादा करना नहीं है। लेकिन पता है, इनके अलावा भी कुछ अन्य क्रियाएं रखी जाती हैं जो साधारण क्रियाएं मानी जाती हैं। अन्य क्रियाएं में जैसे सहायक क्रिया होती है एक, ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है, एक सजातीय क्रिया होती है, एक रंजक क्रिया होती है, सहायक क्रिया को ही रंजक क्रिया कहते हैं, कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। सर आपने, राज वर्मा सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कब गया तुम्हारा, कमेंट ही नहीं देखा मैंने। राज दोबारा पूछ लो। सर मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, हो तो रहा है पर प्रश्न करो। आते हैं ना यहाँ से प्रश्न, कोई भी कभी तुम्हें काल का पूछ लेगा, कभी तुम्हें सकर्मक अकर्मक पूछ लेगा, तो पढ़ाना तो सारा ही पड़ेगा ना। पता नहीं, क्रिया में इनमें से कोई भी दे सकता है, कभी काल में से देता है, कभी वाच्य में से दे सकता है, कभी ये दे देगा, कभी ये, हर बार आता है, एक आध प्रश्न जरूर आएगा। और देखो इतना पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। 4 टॉपिक है इसमें अगर देखे जाए। एक पक्ष भी आता है कई बार, पक्ष में कई बार सुना होगा, स्थिति द्योतक पक्ष, अभ्यास द्योतक पक्ष, सुना है कभी इसका नाम, ठीक है। एक होता है जैसे हम यार 8 पक्ष होते हैं क्रिया के, ठीक है ना, तो ये पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी पूछेगा आपको सातत्य बोधक पक्ष, ठीक है ना, पूर्णतया द्योतक पक्ष। चलिए, तो पक्ष भी इसमें हम आगे ले जाएंगे, पहले क्रिया का टॉपिक कर रहे हैं, आगे बढ़ता हूं भाई मैं। तो मैं पहली क्रिया, अब क्रिया का टॉपिक असली में अब शुरू होगा। मैं पहली क्रिया आपको कर्म के आधार पर जज कर रहा हूं कि जब भी कभी कोई भी क्रिया है तो वो 2 भागों में बढ़ सकती है, या तो वो अकर्मक होगी या सकर्मक। पहले इन दोनों को देखते हैं, देखते हैं कौन कौन जानता है अकर्मक सकर्मक। तो सबसे पहले मैं
कर्म के आधार पर। कभी पूछे ना कि क्रिया कितने प्रकार की होती है और कुछ ना दे तो क्रिया ये लगाओगे, क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक सकर्मक। पर प्रश्न ऐसे बनना चाहिए, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, और वाच्य के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है। समझ में? इस तरह से प्रश्न बनने चाहिए। ये ज्यादातर तुम सटीक यही लगाओगे जब भी पूछे क्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है? क्योंकि अमूमन धातुओं के आधार पर इसी को पहचाना जाता है। चलिए आगे देखें। अब है क्रिया नहीं, कर्म के आधार पर। पहला पॉइंट करा रहा हूं मैं, कर्म के आधार पर। भाई मुझसे कोई पूछ ले कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया, तो मैं कहता हूं 2। फिर पूछेगा नाम लिखो, तो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ और यहीं बता देता हूं दोनों। एक होती है अकर्मक, एक होती है अकर्मक क्रिया। अब यहां अकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे? और एक दूसरी होती है सकर्मक, एक दूसरी होती है सकर्मक। बात समझ में आए? एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। ध्यान से सुनना मेरी बात। इंग्लिश में पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे इसे। इंग्लिश में भी वॉइस जो होती है ना, वाच्य जो होता है उसे वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे सुना होगा तुमने। टेंस भी पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंग्लिश में भी है ये, ठीक है ना? चलिए, कंपाउंड वर्ब अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया को कहते हैं। चलो अकर्मक क्रिया देखो कैसे करोगे। अकर्मक क्रिया की परिभाषा यह है कि कभी कभी कोई वाक्य होगा, उसमें कर्ता सब्जेक्ट पहले होगा, क्रिया लास्ट में होगी, पर इन दोनों के बीच में कई बार कर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहते हैं जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है उसे सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, बताओ इसकी परिभाषा, पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसकी परिभाषा बताओ। कर्म रहित क्रियाएं, कर्म रहित क्रियाएं क्या होंगी बताओ? अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म रहित माने है ही नहीं क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं होगा, वो है अकर्मक क्रिया। पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसकी परिभाषा होगी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो है अकर्मक, यानी कर्म रहित क्रियाएं। और अगर मैं धूप कौन सी संज्ञा, अच्छा धूप, किसी ने पूछा है धूप कौन सी संज्ञा है। अच्छा बताओ, क्या धूप महसूस होती है, फील करते हो धूप? सब बच्चे बताओ। एक पहले इसी प्रश्न को बताओ, धूप संज्ञा है, ब्रह्मांड में जो चीज है वो संज्ञा है। धूप को आंका जाता है, धूप महसूस होती है। तो ये बच्चे बताइए, धूप कौन सी संज्ञा है? सबका कमेंट जानना चाह रहा हूं मैं, देखे कौन कौन देगा, हिम्मत है जिसमें। क्या ये जाति है? इसे लास्ट में दूंगा मैं। क्या ये भाव है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? या ये, या ये, बस ये 3 में ही बता दो, 3 में बता दो। समूह और द्रव्य तो है ही नहीं, या द्रव्य है ये? चलो द्रव्य में भी कई बच्चे जानेंगे कि मेजरमेंट किया जा सकता है। कौन सी संज्ञा लगाओगे? मैं जानबूझ के पूछना चाहता हूं तुम में से, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और ये जिसने प्रश्न किया वो भी बताए, तुक्का लगाओ, क्या लगाओगे? अच्छा, किसी ने कहा धूप फील करते हैं। कैसे फील होती है धूप? देखो फील तो सुख होगा, कभी गर्मी में बाहर जाओगे तो फिर सुख नहीं होगा, फिर होगा दुख। अरे अंदर चलो यार, धूप आ रही है। पता है, धूप ना तुम्हें स्पर्श करती है, ना कि, देखो एक काम करो, कोई मुझसे कहेगा सुख, कोई कहेगा सुख, सुख मुझे टच नहीं करेगा, मेरे बाल उड़ाकर नहीं जाएगा। सुख मैं किसी चीज को देखकर, किसी फिल्म को देखकर, किसी बच्चे की हंसी को देखकर अंदर फील करूंगा। सुख मेरे अंदर है, अंदर ही इन हार्टेड फील होता है, उसे टच नहीं करता वो मन ही मन में खुश हो जाते हैं। और धूप मेरे बदन को झुलसा देगी। बहुत ध्यान से सुनना, धूप भाव नहीं है, इन हार्टेड नहीं है बेटा। धूप की जो खुशी है, धूप का जो गम है, उसको फील कर रहे हो, धूप को नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? धूप जाति में रखना है। किसने बच्चों ने इसे जाति दिया है? अभी देखिए कितनों ने दे रखा है जाति। कोई व्यक्ति, कोई ज्यादातर भाव कह रहे हैं। भाव है धूप है? भूकंप, चलो बताओ, धूप तो तुमने बता दिया, मैं तुम्हें एक शब्द दे रहा हूं, भूकंप। ये क्या है? चलो क्रिया तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ भूकंप क्या है। हाँ जी, कंफ्यूज नहीं हो, यही तो क्लियर करना है तुम्हें। भूकंप, इसे भी महसूस करते हो? नहीं, तुम भूकंप बताओ, फिर मैं बताऊंगा जाति कैसे है। मेरे को तो पता है ये कॉन्सेप्ट है, तुम बताओ।
कई बार हमें कॉन्सेप्ट हमारे सर ने लिखवाए कि ऐसा हो तो यही करना है, चाहे वो तुम्हें आए या ना आए। भूकंप क्या है? भूकंप संज्ञा है इस ब्रह्मांड में। भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़, भूकंप, ज्वालामुखी। काजल ने कहा है भूकंप तो जाती है। कैसे जाती है? जाती कैसे है भूकंप? पूजा ने भी कहा है जाती। अब सुनो, क्या ये डिजास्टर वाली चीजें प्राकृतिक आपदाएं हैं? प्राकृतिक चीज हैं, नेचर है, प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी चीजें जो नुकसान फैला सकती है पृथ्वी पर या उनको संभाल सकती हैं, वो सारी चीजें नेचर की जो डिजास्टर फैला सकती हैं, अपने आप ही में आ जाए। चाहिए बहुत धूप चाहिए पर अति से ज्यादा हो गई तो आप संभाल नहीं सकते उसे। याद रखना, नेचर की चीजें जाति में रखी गई हैं। ऐसी चीजें जो डिजास्टर फैला सकती हैं उन्हें कहते हैं जाति। प्राकृतिक आपदाएं जब भी आएंगी ना, सुना, जैसे मैं कहता हूँ, तुम्हें एक शब्द देता हूँ, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, ये सब जाति में रखी जाती है। इसी तरह से हवा, इसी तरह से धूप जाती है। अब तो समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? अब भी डाउट हो गया है? बड़ा मुश्किल काम है। तुम ना, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था, तुम कैसे फील करते हो? तुम फीलिंग की देखो, फीलिंग क्या है। जैसे मैं तुम्हारे सामने कहूं मुस्कुराहट, मुस्कुराहट तुम्हें दिमाग पे टच करेगी, हाथ पे टच करेगी, या फील करेंगे? मुस्कुराहटें महसूस की जाती हैं, आहटें महसूस की जाती हैं, ठीक है ना? आहटें मन के अंदर होती हैं। कमीनापन, कमीना दिख जाएगा, कमीनापन तो महसूस करोगे किसी का, ठीक है ना? दुष्टता किसी की महसूस करोगे, किसी का सौंदर्य महसूस करोगे, ठीक है? हाँ, आपदा है। आप, धूप भी आपदा है, लेकिन एक लिमिट में इसलिए चल रहा है। जरा देखो मजा तो किस दिन धूप का, जरा 60 डिग्री आ जाए किस दिन, उस दिन देखेंगे क्या करोगे। आपदा ही है। कैसे मालूम है आपको आपदा नहीं है? धूप आएगा, बिल्कुल आपदा है, 101%। दिखता है ऐसा कि नहीं है? बाढ़ आपदा है, ठीक है ना? चलो, व्यक्ति में नहीं रखी जाएगी, व्यक्ति में नहीं रखी जाएगी क्योंकि स्पेशल वर्ड नहीं है। प्राकृतिक चीजें जाति में रखी गई हैं, ये नियम है। आगे चलो, मैं तो इस पे टाइम ले गया। कर्म रहित क्रियाएं, जिसमें कर्म नहीं है वो है अकर्मक। और यहां लिखो कर्म सहित क्रियाएं। मैं तो ये भूल गया कि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा, मुझे लगा मैं ऑफलाइन में पढ़ा। कर्म रहित क्रियाएं। आज पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जा सकता है, अगर तुम्हारे कमेंट को वॉच किया जाए ढंग से। तुम्हारे कमेंट को ठंड महसूस की जाएगी, ये भाव है, ठंड फील करते हैं हम, ठीक है? धूप दिख रही है और आ रही है, ठंड महसूस की जाती है, बर्फ महसूस नहीं की जाती। अंतर है दोनों में। आप ना, अब मुझसे ना इतने क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब डिस्कशन पे होगी ना बात, तुम खुद ही ढूंढो और एक सिरे पे पहुंचना है। मैंने तो अपना उत्तर दे दिया भाई। कर्म, कर्म सहित क्रियाएं लिखो, कर्म सहित। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, जिस क्रिया में कर्म होगा वो है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म है, जो कर्म के साथ क्रियाएं हैं, वो सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं है, सर्दियों में अच्छी लगती, गर्मी में अच्छी नहीं लगती, चलो सर्दी गर्मी भी महसूस की जाती है, वो भी भाव है, ठीक है? कर्म रहित क्रियाएं। चलो आगे देखो, कर्म रहित क्रियाएं, आगे चलते हैं इसमें, ठीक है? अब देखिए भाई, सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा समझाना भी चाह रहा हूँ इसे, समय ज्यादा ले गया मैं इस पे। देखो एक काम करो, मैं कहता हूँ जिस क्रिया में कर्म नहीं है वो अकर्मक, और जिसमें कर्म है वो सकर्मक। पर इसकी परिभाषा यह है, कभी कभी वाक्य में ना शुरू में कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, और लास्ट में होगी क्रिया, तुम्हें पकड़नी है क्रिया, और बीच में ना कर्म भी होता है। इसे कहते हैं कर्म, इसे कहते हैं कर्ता, इसे कहते हैं क्रिया, क्रिया। लेकिन कभी कभी क्रिया का सारा प्रभाव, सारा असर, सारा दम, सारा फल कर्ता भोगता है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा वो है अकर्मक क्रिया। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट भी आता है वाक्य के अंदर, ऑब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी, तीनों चीज ऐसा लगेगा हैं। पर जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर पहले कर्म पर पड़ने लगे, पहले कर्म पर पड़ने लगे, ठीक है ना? सर कर्म रहित की स्पेलिंग अब ठीक लिख दी, कर्म रहित, राहित कर दिया। हाँ, ये स्पेलिंग ठीक बताते रहा करो मुझे। कर्म रहित, ठीक है? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ने लगे तब होती है क्या? सकर्मक क्रिया। तो मैं इसका ऐसा लिख रहा हूं, मैं कहता हूं क्रिया का प्रभाव। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी रखना, क्रिया का प्रभाव। तुम्हें ये भी देखना इस सेंटेंस में कि क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का सारा मजा कौन ले रहा है। जब क्रिया का प्रभाव या फल या मजा
कर्ता भोगता है, कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। लेकिन जब कभी क्रिया का प्रभाव, ऐसा लगे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो उसे कहते हैं सकर्मक। समझना, जब कर्म पर पड़ेगा। मैं एक एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, जरा बताओ दोनों का। सबसे पहले बड़ा आसान शब्द देता हूं, राधा डरती है। मैं ज्यादातर ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, सेम ही वाक्य दे रहा हूं, राधा डरती है। चलो बताओ इसमें कर्ता कौन है? कर्ता उसे कहते हैं जो काम कर रहा है या जिसकी बात हो रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? राधा की। यही क्रिया कर रही है, जो क्रिया करेगी वो करता है, और बात भी इसकी हो रही है, राधा। फिर बताओ राधा ने काम क्या किया, फिर क्रिया निकालो। पहले तो कर्ता निकाल लो आप, ये रहा सब्जेक्ट। फिर क्रिया क्या हुई, बताओ राधा है या डरती है? तो बताओ राधा है, कोई क्रिया नहीं है, पर राधा तो डरती है, डरने का काम हुआ। तो राधा है या डरती है? ये पूरी की पूरी वर्ब है। वर्ब एक शब्द की भी होगी और दो शब्द की भी होगी। जैसे मैं कहता हूं राम घर गया, यहां क्रिया एक ही शब्द में दे दी, पर कभी कभी दो शब्द मिलकर बताते हैं क्या काम हुआ है। तो राधा तो डरती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वैसे भी अकर्मक है क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, कर्म नहीं है। लेकिन तुम मुझे बताओ राधा डरती तो है, पर डरने का असर किस पे पड़ा? डरने का असर राधा पे पड़ा है। बहुत ध्यान से सुनना, राधा पर। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस दूं, राधा आम तोड़ती है, राधा आम तोड़ती है, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, राधा आम तोड़ती है, तो बताओ कौन सी क्रिया है? तुम कह रहे होगे सकर्मक। पर अकर्मक सकर्मक छांटने से पहले ये बताओ कर्ता कौन है, क्योंकि हर वाक्य के अंदर तुम्हें कर्ता क्रिया कर्म छांटने आने चाहिए। कर्ता अब भी कौन है, कौन क्रिया कर रही है? राधा। फिर राधा ने क्या काम किया? तो बताए, सब बच्चे बताते हैं आम तोड़ने का, पर आम तोड़ने नहीं, क्रिया क्या है, क्रिया निकालनी है। तो राधा है या तोड़ती है? अगर मैं आम हटा लूं तो अब भी काम कर रही है, तोड़ती है, चाहे वो किसी और कोई तोड़े, लकड़ी कोई क्यों ना तोड़े, राधा तोड़ती है। और तोड़ने का असर राधा पे पड़ा या आम पर? तोड़ने का असर ना आम पे पड़ा है। बताओ राधा तोड़ती है, पर तोड़ने का राधा भी नहीं पड़ा। बताओ राधा टूट जाएगी या आम टूटेंगे? आम टूटेंगे। क्रिया का प्रभाव ना आम पे पड़ रहा है, इसी का सत्यानाश हो जाएगा। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर पहले कर्म पे पड़ने लगता है, तब होती है अकर्मक। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े ही ना, बताओ राधा डरती है, डरने का मजा राधा ही लेगी, और कोई ले ही नहीं सकता। अब दिखने में तुम्हें ऐसा लगता है ये तो आसान है सर, कि जब कर्ता और क्रिया आ जाए, कर्म होए ना, तब तो अकर्मक ही है। और जब सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब भी आ रही है और बीच में एक्स्ट्रा चीज आ रही है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें बड़े वाक्य आते हैं और इसमें छोटे आते हैं। जैसे मुझे देखो, बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अगर मैं तुमसे एक सेंटेंस दूं, बहुत ध्यान से सुनना। इस बार मैं इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं, राधा अंधेरे से, बताओ भाई, अंधेरे से डरती है। समझो इसे। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। राधा अंधेरे से डरती है, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैंने शेर मारा। एक सेंटेंस मैंने अभी ये लिखा है, इससे भी छोटा सेंटेंस लिखूंगा अभी। मैंने लिखा मैंने शेर मारा, मैंने शेर मारा। पहले बताइए, मैंने शेर मारा, एक वाक्य लिख दिया। कोई मुझसे पूछे ये कौन सी क्रिया है, तो मैंने कहा मैं ये अकर्मक है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कर्म आम है, क्रिया है तोड़ना। क्रिया को अलग करो और कर्म को ऐसे करना है तुम्हें। राधा क्या है? अंधेरे से डरती है। कई लोगों को लगता है अरे ये तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि थोड़ा बड़ा आ गया, पर सकर्मक नहीं, अकर्मक कैसे? पहले एक काम करो, जब भी आपको कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आपको ये पहचानना हो कि कर्ता कौन है। पहले जब भी क्रिया अकर्मक सकर्मक पहचाननी है, तो पहले कर्ता निकालो। कर्ता कौन है? राधा। काम यही कर रही है, और क्या काम किया? डरती है, यही क्रिया हो रही है इसके द्वारा, राधा डरती है। और डरने का असर किस पे पड़ेगा? क्या अंधेरा डर जाएगा या राधा डरेगी? डरने का असली मजा ना अंधेरा, अंधेरा तो इसे और डरा रहा है। रुकिएगा भाई, अंधेरा तो और डरा रहा है बेटा, ठीक है। अंधेरा तो एडवर्ब का काम करो, डराने का को बढ़ाने, अंधेरा तो और इसे बढ़ा रहा है। डरने का असर अंधेरे पे पड़ ही नहीं सकता, निर्जीव चीज है। किस पर पड़े? अरे डरने का असली मजा अब भी राधा लेगी, अंधेरा कैसे ले लेगा? क्या समझ में आ रहा है? डरने का असर अब भी राधा पर भी पड़ रहा है। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब जब आता है और एक्स्ट्रा चीज आती है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये कर्म है। अगर ये कर्म है तब ये सकर्मक है। और हमारी हिंदी में कर्म के अलावा कुछ और चीज डाल देते हैं, ये कर्म है ही नहीं। ये कैसे करोगे, ये देखना पड़ेगा। पहले मैंने अर्थ से बताई हुई बात करूंगा। और देखिए, अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैंने। और क्रिया क्या हुई? मारा।
पर मैंने मार तो दिया, पर मारने का असर बताओ किस पे पड़ा? शेर पर पड़ा। सत्यानाश इसका होगा, है या नहीं है? क्या मारने की क्रिया का असर शेर पे भी पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा। पहले बताओ, ये समझ में आया तुम्हें? अब सुनिए, एक दिक्कत लोगों को ये होती है, एक बात सुन लेना, अभी मैं करूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आज मैं इतना ही रोकूंगा, पर देखो अभी एक चीज बता दूं। कभी कभी जब बड़ा वाक्य है, छोटा वाक्य है, कैसा ही वाक्य है, कैसे पहचाने हम ये अकर्मक है सकर्मक? या तो ये पहचानो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर कर्म। और जब ये ना है तो एक तरीका और है, तुम ये जानते हो, जब भी कभी तुम्हें डायरेक्ट पहचानना हो कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो उन क्रियाओं से पहले आप किसी शब्दों से प्रश्न करो। जैसे मैं कह रहा हूं, उन क्रियाओं, जब भी कभी वाक्य पहचानना हो कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, छोटा करके बता रहा हूं मैं इसे, कर्मक क्रिया है या सकर्मक, तो आप ऐसा याद रखना, यही कर रहा हूं मैं, आप ऐसे याद रखना कि क्रियाओं से कुछ प्रश्न कर सकते हैं आप। जैसे कभी भी जो वाक्य सकर्मक होगा ना, तो आप ये प्रश्न कर लेना, क्या और किसको। मैं हमेशा किसको रखता हूं, लेकिन कभी कभी लोग किसको की जगह किसे भी रखते हैं। क्या लिखा है? किसे। बस किसे, किससे नहीं, किसे। अगर किसी वाक्य पे इन शब्दों से प्रश्न किया जाए और प्रश्न करने के बाद उत्तर कोई आ जाए, आंसर कोई आ जाए, कोई सेंटेंस है और तुम पहचान रहे हो अकर्मक सकर्मक है, उस पर प्रश्न कर लो इन तीनों से। अगर इनमें से दो से किसी से भी उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं आए तो वो अकर्मक क्रिया। आप देखो प्रश्न कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। ये सेंटेंस कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है? तो आप एक काम करो, ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? क्रिया। अब इसे पहचानना है कि क्या ये कर्म है या ये कर्म है नहीं है। तो आप इसको यहां से हटा लो, इसकी जगह ये शब्द लिख के प्रश्न कर लो। अगर उत्तर आ गया इस पर तो सकर्मक क्रिया होगी। पहले लो कर्ता, फिर लो क्रिया, और उनकी के बीच जितनी चीजें उसे उठा के बाहर फेंको और उनके बीच में क्या किसको लगा लो। देखो बताओ, राधा तोड़ती है क्या? आम। इसी पे उत्तर दे दोगे। किसको तोड़ती है? आम को। किसे तोड़ती है? आम को। जब किसी क्रिया से पहले क्या किसको और किसे से प्रश्न कर लो और उत्तर आ जाए उसी पर, तो कर्मक क्रिया। या कोई लगा दो तुम, ठीक है। पर देखिए मैं इसको देख रहा हूं, इसको, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही क्रिया, ये बीच की एक्स्ट्रा चीज है इसमें, ये बीच की एक्स्ट्रा चीज है। इन सबको उठाकर बाहर निकालो और क्या से प्रश्न कर लो, किसको से। अगर उत्तर आएगा तो सकर्मक, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक। राधा डरती है। राधा क्या डरती है? राधा किसको डरती है? ये और गलत है। राधा किसे डरती है? और गलत। पर अगर मैं पूछूं राधा किससे डरती है, तो देखिए किससे डरती है तुम कहोगे अंधेरे से, पर प्रश्न किससे से नहीं करना, सिर्फ इनसे करना है। क्या, किसको, किसे। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? जब किसी वाक्य को तुम अर्थ से ना पहचान पा रहे हो कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो फिर एक काम करो, उस क्रिया पे इन तीनों से प्रश्न करोगे। अगर इन तीनों में से दो से उत्तर आ गए ना, क्या से तो करना ही करना है, इनमें से कोई एक ले लेना। अगर इन दोनों से प्रश्न आ जाएंगे तो वो सकर्मक क्रिया होगी, दोनों से आने चाहिए। चलो, मैं तुमसे पहला सेंटेंस पूछ रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है ये। महिलाएं, पहला सेंटेंस है, महिलाएं, महिलाएं गीत गा रही हैं। कौन सा क्रिया है? गीत गा रही है। बड़ा आसान सेंटेंस दे रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं दे रहा हूं। गा रही हैं, ये कौन सी क्रिया है बताओ? पहला, मुझे नहीं पता कौन सा है, तुम बताओगे। सब्जेक्ट निकालो, वर्ब निकालो, ऑब्जेक्ट है ये तो भी बताओ, पहला। दूसरा, रमेश बहुत देर से टहल रहा है। बहुत देर से टहल रहा है। बताइए, बताइए। तीसरा वाक्य, तीसरा, पक्षी आसमान में उड़ता है। अरे सब बच्चे बताइए, कैसे पहचानोगे तुम? सारे लिख के दिखाओ। एक चौथा वाक्य और करो। बताइए, ये आसमान में उड़ता है, और बताओ। वह बिस्तर पर लेट गया। पांचवा बताओ। मैंने चाय पी। चलो, पांच। इस वाक्य में कितनी सकर्मक क्रियाएं ये बताओ?
इस वाक्य के अंदर कितनी सकर्मक क्रियाएं? क्रिया क्या है? मैं तो क्रिया ऐसे बता दूंगा तुम्हें। गा रही है, यही क्रिया है। गीत, सॉन्ग, कव्वाली क्रियाएं नहीं होती। टहल रहा है, ये क्रिया है। बताओ अकर्मक क्रिया, सकर्मक। उड़ता है, कौन सी क्रिया है? गया, या असली में उसने क्रिया हुई? वह गया या लेट गया? गया नहीं है, लेट गया है। दो मिलकर बता रहे हैं क्या काम किया इसने। और मैंने पी ली, पी। इसमें ना दो क्रिया केवल सकर्मक है। एक तो पहली एस, और एक अंतिम। मैंने पी क्या? चाय पी। और क्या पी? सकर्मक। जिस बच्चे को नहीं आ रहा, मैं नहीं जानता, तुम्हें आया नहीं आया, पर ये तीनों क्रियाएं अकर्मक है। क्या ये है या नहीं है? बताइए, क्या ये है या नहीं है? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब आता है। मैं कुछ पूछ लूंगा नहीं तुमसे कि कैसे आता है, क्यों आता है, पर तुम कहीं ना कहीं बता रहे हो। जिस बच्चे को नहीं आ रहा, प्रश्न उसके लिए है, वो करेगा थोड़ी प्रैक्टिस। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि ये तीनों अकर्मक क्रिया है, मैं ऐसे लिख दूंगा। उड़ता है, लेट गया, ये है अकर्मक। क्या समझ में आ गई? कुछ बताने की जरूरत है या आ गया? कुछ बताने की जरूरत है या आ गया? समझाने की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मैं मेहनत करूं समझाऊं। मैं आज तुम्हें अकर्मक सकर्मक करा गया, लेकिन अगली क्लास में अभी सकर्मक के दो भेद मुझे कराने हैं। एक कर्मक द्विकर्मक पहचान करूंगा, फिर हम अर्थ वाली क्रिया पहले करेंगे, सही है? फिर हम काल या वाच्य पे चले जाएंगे। क्या समझ में? आज की क्लास कैसी लगी? थोड़ा बात हो गई भाववाच्य पे, तो समय ज्यादा नहीं दे पाया, पर तुम ना ऐसे ही पढ़ो किसी भी टॉपिक को, हिंदी को ना थोड़े सुलझाते हुए चलो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये तीनों ही अकर्मक हैं। तीनों मुझे जवाब दोगे कैसे? एक ये सकर्मक है, एस लिख रहा हूं सकर्मक, एस लिख रहा हूं सकर्मक, पर ये तीनों यहां से लेके यहां तक अकर्मक है। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। आज इतना ही रखते हैं भाई, कल की क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।